क्या ममता बनर्जी सच में बीजेपी से बंगाल में हार गई? यदि आप समझते हैं हाँ, तो फिर ममता बनर्जी इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहती? बड़ी सवाल है। इनको आज इंडिया गठबंधन क्यों याद आ रहा है? इन्होंने सभी बड़े नेताओं का जिक्र किया, लेकिन ममता दीदी को यह पता नहीं था। महाराष्ट्र में, दिल्ली में, हरियाणा में और कम से कम बिहार को देखकर तो कुछ सीख लेना चाहिए था। यह बात तो सच है, टीएमसी पार्टी को एक बिजली के झटके जैसा लगा है और ममता बनर्जी का बंगाल को हारने की सबसे बड़ी वजह और बड़ी हकीकत को समझना जरूरी है। दरअसल बात को समझिए मेरे दोस्तों, यह बात को आप लोगों को मैं क्यों बता रहा हूं, जरा इसको समझिए। क्योंकि पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां पर ममता दीदी की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता था। वहीं का वोटर खामोशी से तख्ता पलट की इतिहास लिख देता है और 15 साल से दीदी का जो अभेद किला था वो पल भर में ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। और वहीं पर यह मामला सिर्फ एक हार जीत का नहीं रहता। यह सवाल उठता है कि 2026 में बंगाल में सिर्फ सरकार बदली है या फिर राजनीतिक सोच को पलट दिया है। क्योंकि जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर बीजेपी लहर से आगे बढ़कर सुनामी से जीत दर्ज करती है, बीजेपी 1950 से इसे अपने ख्वाबों का बंगाल बनाना चाहती थी। 2016 तक तो यह जमीन तलाश रही थी, 2021 में दरवाजे तक आई थी, लेकिन देखते ही देखते अब वो सरकार बना रही है उस राज्य में जहां पर दीदी अजय थी। और यहीं से फिर सवाल बनता है कि क्या यह सिर्फ चुनावी नतीजा है या भरोसे को टूटने का, जिसे सालों तक कायम बताया गया। क्योंकि किले अक्सर बाहर से नहीं अंदर से गिरते हैं। दूसरी सवाल है कि दरार कहां पड़ी? बीजेपी अचानक से मजबूत हुई या फिर टीएमसी अचानक से कमजोर हुई या फिर सोची समझी तैयारी थी? क्या धर्म की राजनीति ममता बनर्जी के बाहर जाने की वजह बनी या फिर जनता जो है वह सरकार के कामकाज से नाराज थी? क्या संदेश खाली और आरजी कर जैसे मामलों ने महिलाओं का भरोसा तोड़ा? क्योंकि जिस भी राज्य में महिलाओं को लेकर योजनाएं आती थी वहां पर सरकारें जीतती थी। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत महिलाएं थी, लेकिन महिलाओं ने ही ममता के खिलाफ वोट दिया। अब यहां से असली सवाल उठता है कि वो मुस्लिम वोटर जिसको लेकर दीदी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेती थी, क्या वो भी छिटक कर किसी और के पास गया? आइए समझते हैं। देखिए, ममता बनर्जी को लेकर एक भ्रम था कि वो हार नहीं सकती, लेकिन इतिहास गवाह है कि सियासत में कोई भी अजय नहीं होता। 2026 वो मौका बना बीजेपी के लिए, एक परसेप्शन बना ममता बनर्जी के जाने का, नज़रिया रखा गया और वो नज़रिया इतना ताकतवर कि ममता बनर्जी वर्तमान से इतिहास बन गई। और आज इसलिए जब हम विश्लेषण करेंगे तो कई बातों को समझना जरूरी है। आज के विश्लेषण में हम समझेंगे कि पश्चिम बंगाल जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि है, वहाँ पर बीजेपी के जीत के मायने क्या है। क्या बंगाल में ममता किला कमज़ोर था? कैसे नॉर्थ बनाम साउथ बंगाल में ममता बनर्जी को हरा दिया? हम आपको बताएंगे कैसे संगठन की शक्ति ने ममता के साम्राज्य को उखाड़ा, कैसे मुस्लिम वोटर इस बार एक निर्णय भूमिका निभा रहा था, क्यों महिलाएं योजनाओं के बावजूद बीजेपी के साथ गई, भद्रलोक बीजेपी के साथ क्यों गया, ममता बनर्जी का अमर बांग्ला बाहरी बीजेपी वो ट्रिगर पॉइंट क्यों नहीं चला, जातीय समीकरण ने कैसे पटका, प्रवासी मजदूरों ने कैसे टीएमसी को झटका दिया, और आर्थिक तंगी और उन कंपनियों का जाना जिनके नाम पर 34 साल की लेफ्ट को हटाकर ममता आई थी। क्या उन्होंने ही ममता को ये झटका दिया? ये सारे सवाल महत्वपूर्ण है।
इन सवालों के साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीतने के बाद किन किन चुनौतियों का सामना करेगी, क्या क्या बड़ी बातें बीजेपी के सामने होंगी। ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपके पास समय है एक अच्छा विश्लेषण देखने का न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस वीडियो को देखिए। नहीं समय है तो आप झटपट केवल अपने मन की बातें सुननी है तो बहुत सारे लोग हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप बेशक देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पब्लिक वॉइस 10 से जुड़ जाए और आसानी से सारे वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहेंगे। और आप फॉलो अगर नहीं किए हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा, थोड़ा हौसला अफजाई होगी। आइए आप शुरू करते हैं। असली दिलचस्पी हार की वजह से बड़ी गौर से सुनिएगा। न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से विश्लेषण उन सारे दोस्तों के लिए है जो यहाँ पर अभी तक रुके हुए हैं। देखिए, अगर आंकड़ों को गौर करें और गहराई से समझे तो समझ में आता है कि बंगाल की जमीन पर इस बार चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं था, एक राजनीतिक क्रांति था। 4 मई 2026 का जो नतीजे आए उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि बीजेपी ने इस बार अविश्वसनीय छलांग मारी है। ऐसी छलांग जिसकी कल्पना करना भी बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के लिए मुश्किल था। 204-5 के आसपास सीटें बताई जा रही है बीजेपी के, और टीएमसी 100 के करीब आसपास सिमट रही है। टीएमसी 2-4 सीट आगे पीछे हो तो उसको लेकर आप लोड मत लीजिएगा, क्योंकि वो आंकड़ा आगे पीछे हो रहा था, ठीक है। लेकिन जो बड़ी बात है वो यह है कि पिछले बार मुकाबले 120 सीट से ज़्यादा उछाल बीजेपी पा रही है, और यह भारतीय राजनीति के गलियारों को हिलाकर रखने वाला है। ममता बनर्जी 100 के अंदर सिमट रही है, 120 से अधिक सीटों को उनका नुकसान हुआ, और यह बंगाल के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक पतन माना जा रहा है। वोट परसेंटेज की बात करें तो बीजेपी 48% तक पहुंच गई। लगभग 50% जो है बताता है कि बंगाल में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो बदलाव के पक्ष में वोट कर रहा था। और आपको बता दें, 2026 विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में 90% वोट पड़े थे, और वो इसी वजह से पड़े थे क्योंकि वो बीजेपी को जिताना चाह रहे थे। इसलिए सिर्फ सीटों की जीत नहीं है, उस पुरानी कार्यशैली को भी जवाब है जिसे बंगाल ने इस बार ठुकरा दिया है। अब यह बात तो चुनावों नंबर को लेकर, लेकिन अब सवाल है कि बीजेपी के लिए जीत के मायने क्या है, क्योंकि बंगाल की इस जीत को अगर आप सिर्फ हार जीत के आंकड़ों से देख रहे हैं तो इस तस्वीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप मिस कर देंगे। इस जीत के सबसे बड़े मायने यह है कि बीजेपी के लिए चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं, अपनी वैचारिक जड़ों से वापस कदम रखना है, एक नए इतिहास को जन्म देना है। क्योंकि बीजेपी को जन्म देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने जनसंघ की नींव रखी थी, वो पश्चिम बंगाल से आते थे। उन्होंने जिस राजनीति की कल्पना की थी, दशकों तक बंगाल की जमीन पर उस राजनीति के लिए जगह ही नहीं बनी थी। पहले वामपंथियों का लंबा दौर था, एक ऐसा दौर जहां धर्म संस्कृति की बात करना राजनीतिक केंद्र में नहीं था। फिर 34 साल बाद वो हटे तो टीएमसी आ गई। उन्होंने अपनी एक अलग मजबूत क्षेत्र पहचान खड़ी की। इस पूरी प्रक्रिया में हमेशा एक बाहरी पार्टी रही, उत्तर भारत की पार्टी कहकर बंगाल से उसे दूर रखने की कोशिश की गई। लेकिन आज की जीत का मतलब है कि बंगाल के वोटर ने बीजेपी को बाहरी वाले ठप्पे से आज़ाद कर दिया। बीजेपी के लिए जीत के एक किस्म की वैचारिक घर वापसी है, क्योंकि सालों तक जिस राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पहचान की बात को बंगाल की मुख्य धारा की राजनीति में हास्य पर रखा गया, आज उसी सोच को बंगाल के भद्रलोक और आम जनता दोनों मिलकर सहज स्वीकार किया। यह उस पुराने दावे का अंत है कि बंगाल की राजनीति सोच बाकी भारत के साथ मेल नहीं खाती। असल में बंगाल का मिजाज नहीं बदला था, वो सालों से अपनी पुरानी पहचान को ढूंढ रहा था,
जो सत्ता के शोर में दबी थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जमीन पर कमल खिला, यह साबित करता है कि राजनीति का पहिया वहीं पर आया जहां से इसकी शुरुआत हुई, और यह इशारा करता है कि बंगाल केवल क्षेत्रीय पहचान तक सीमित नहीं है, अब मुख्य धारा की राजनीति का हिस्सा बन रहा है, जिसकी नींव कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी थी। सरल शब्दों में कहे तो जीत बंगाल की राजनीति के पुराने सांस्कृतिक गौरव की वापसी का संकेत है, जिसे आधुनिक राजनीति के लंबे समय तक किनारे रखा था। लेकिन सवाल यह है कि यह हुआ क्यों, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो महिला वोट रही थी। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, जो लोग आश्चर्यचकित है कि जिस भी राज्य में महिलाओं को लेकर तमाम स्कीम दी गई है वहां पर कभी हार हो ही नहीं सकता। फिर बंगाल में ममता कैसे हार गई? वो तो खुद महिला थी, महिला ही क्यों खिलाफ हो गए? देखिए, बंगाल की महिलाएं हमेशा से ममता बनर्जी की बहुत बड़ी ताकत रही, सबसे बड़ा मजबूत वोट रहा। दीदी ने तमाम योजनाएं दी, लक्ष्मी भंडार जैसी, जिसमें उम्मीद जगाई थी। लेकिन 2026 के नतीजे बताते हैं कि जब बात इज्जत, सुरक्षा, गरिमा की आती है और शायद पैसा या सरकारी मदद तुच्छ पड़ जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू को आप अगर समझना चाहते हैं तो आरजीकर अस्पताल जैसी डरावनी घटनाओं ने बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा के दावे को पूरी तरह से उखाड़ फेंका। जब समाज ने देखा कि अपराधियों के बचाव में ममता खड़ी हो गई, ममता ने यह स्टेटमेंट दे दिया था कि महिलाओं को रात को निकलना नहीं चाहिए। वो क्यों निकल रही है? यह बात शायद बंगाल की हर बेटी के दिल में चली गई, और संदेश खाली के महिलाओं ने जो दर्दनाक अपबीती सुनाई, उसने पूरे बंगाल की महिलाओं को झंझोरा। ये वही मोड़ है जहां टीएमसी का सबसे मजबूत वोट बैंक था, जो बीजेपी के पक्ष में चला गया। यह बात साबित करती है कि सरकारी योजनाओं का लाभ असुरक्षा के डर खत्म नहीं करता, जो हर रोज महिलाएं महसूस करती है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि रत्ना देवनाथ, क्योंकि सिस्टम ने जिसने समझा, जनता ने उसे खुद सिस्टम बना दिया। 2026 के चुनावी नतीजे अगर कोई एक ऐसी जीत है जिसने ममता बनर्जी की सत्ता की नींव हिलाई है, तो वो है नोहाटी सीट से रत्ना देवी की ऐतिहासिक जीत। रत्ना देवनाथ कोई पेशेवर नेता नहीं, वो उस बदनसीब बेटी की मां है जिसके 2024 में आरजीकर अस्पताल के अंदर दरिंदगी के बाद हत्या की गई थी। और इसलिए आज सोशल मीडिया पर जनता लिख रही है कि कानून के लापरवाही के वजह से एक बेटी को जलील होना पड़ा और अपनी जान गंवानी पड़ी। यह नारा ममता की हार का सबसे बड़ा सबूत है। यह अपनी बेटी के इंसाफ के लिए उन्होंने हर दरवाजे खटखटाया, और सिर्फ राजनीति मिली तो यह तय किया कि सिर्फ याचक बनकर नहीं रहना, इंसाफ मांगना है, बल्कि सिस्टम के अंदर बैठकर सिस्टम को ही बदलना है। टीएमसी का अवैध गढ़ था पानीहाट, बीजेपी की ओर से उन्हें टिकट मिला। हालांकि मैं आपको बता दूं, रत्ना देवनाथ ने कभी भी राजनीति नहीं की, एक मां के दर्द को जनता के सामने रखा, और यह इतना मारक था कि पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के लिए इंसाफ और आपकी बेटियों के लिए सुरक्षा। उनके आंसू, वो मंच पर रोने की तस्वीर, इन तस्वीरों ने बंगाल की करोड़ों महिलाओं को हिलाकर रख दिया, उनके दिल में घर बना लिया, और उन्हें लगा कि रत्ना देवनाथ असली आवाज है जो सत्ता की कुर्सी पर बैठकर उनकी सुरक्षा गारंटी दे सकती है। और मैं आपको बताता चलूं कि रत्ना देवनाथ को 20,000 वोटों से ज़्यादा मार्जिन मिली है और उनकी जीत हुई है। बंगाल की जनता ने उस राजनीति को हटा दिया जो महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मामलों पर असंवेदनशील थी। ममता बनर्जी महिला होकर भी उस दर्द को नहीं समझ पाई थी, और इसी वजह से आम जनता खुद खड़ी हुई और खुद सिस्टम बनकर इंसाफ का फैसला किया। और आज ये देश में नेताओं के लिए भी चेतावनी है कि आप किसी माँ के आंसुओं का सौदा नहीं कर सकते हैं।
जब एक माँ राजनीति अखाड़े में उतरती है तो बड़े बड़े किले ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। लेकिन सवाल है, यह क्या अकेला विषय था? वाकई बंगाल में ममता का किला कमज़ोर हो गया था? देखिए, अगर 2011 से 2021 तक के दौर को याद करेंगे तो बंगाल में सिर्फ एक ही नाम की चलती थी और वो थी ममता बनर्जी। वामपंथियों के 34 साल पुराने अभेद किले को ऐसे ध्वस्त किया था कि वह खुद बंगाल की पहचान बन गई। 2021 की जीत के बाद तो ऐसा लगने लगा कि दीदी का कोई विकल्प बंगाल में पैदा हो ही नहीं सकता। लेकिन ज़मीनी हकीकत टीवी अखबारों की हेडलाइन से अलग थी। अब जो नतीजे आए हैं उसे देखकर यह लगता है कि 2021 के बाद से ही बंगाल के गांव देहात में टीएमसी को लेकर भरोसा टूटना शुरू हो गया था। सत्ता के लंबे दौर से निचले स्तर पर नेताओं का जो तानाशाही रवैया था उसने आम बंगालियों की जिंदगी में मुसीबत बढ़ाई थी। करप्शन की बार बार खबरें आ रही थी। सरकारी घोटालाओं की पहले शायद लोग खौफ के मारे चुप थे, लेकिन कब तक डरेंगे? 2026 में जब मौका लगा तो वोट की चोट से जवाब दे दिया। वोटर के मन की ये नाराजगी एक दिन की नहीं थी, ये कई सालों से धीरे धीरे बन रही थी। वैसे ही जैसे लेफ्ट को उखाड़ फेंका था, वैसे ही जैसे कोई मजबूत इमारत धीरे धीरे दिमाग चाट रही हो। दीदी अकेला बाहर से मजबूत था, लेकिन अंदर की नींव कमज़ोर हो गई थी। और यही देखने को मिला। और ये भी वजह, जैसे एक वजह थी नॉर्थ बंगाल वर्सेस साउथ बंगाल। जो लोग बंगाल की राजनीति को समझते हैं वो जानते हैं कि नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल के बीच एक बड़ा अंतर था। बिल्कुल वैसे ही जैसे इस बार के नतीजे साफ साफ बताते हैं कि दोनों इलाकों ने मिलकर टीएमसी को सत्ता से बाहर किया है। नॉर्थ बंगाल के इलाके सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार जैसे इलाके जो सालों से खुद को कोलकाता की सरकार से उपेक्षित महसूस कर रहे थे, वहाँ के लोगों के मन में बात पत्थर की लकीर थी कि विकास का सारा ध्यान, सारा पैसा कोलकाता के आसपास रहता है। इस बार के वोटिंग पैटर्न साफ लगता है कि नॉर्थ बंगाल ने अपनी वर्षों पुरानी नाराजगी को बीजेपी के पक्ष में वोट किया। बीजेपी ने वहाँ के स्थानीय मुद्दों, क्षेत्रीय गौरव की बात की, उसने लोगों को जोश भरा। अगर बात साउथ बंगाल की करें तो कभी टीएमसी की जान हुआ करता था, मामला पूरी तरह पलट गया। शहरी ग्रामीण वोटर वहाँ के स्थानीय वसूली सिंडिकेट राज से परेशान था। नॉर्थ बंगाल में जहाँ उपेक्षा खिलाफ मोर्चा खोला गया, वहीं साउथ बंगाल ने कुशासन के कड़वे अनुभवों पर अपना फैसला सुनाया और इन दोनों इलाकों की जुगलबंदी ने टीएमसी की जमीन को वहाँ से बदल कर रख दिया। इसके अलावा बीजेपी ज़्यादा एक्टिव थी। हाँ, नतीजे देखकर यह बात साफ होती है कि बीजेपी ने सिर्फ रैलियां और भाषणों के जरिए जंग नहीं लड़ी। उन्होंने ध्यान दिया कि कोई ऐसी बात ना बोला जाए जो बंगाली अस्मिता पर जाए। दूसरा, जमीनी कार्यकर्ताओं की एक फौज खड़ी की गई जिसने सालों पुराने डर के तंत्र को ध्वस्त किया। इसमें बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की जान भी गई। दरअसल बंगाल की एक कड़वी सच्चाई है कि यहाँ अक्सर डर के साए में राजनीति चलती है। 2021 के बाद वो हिंसा हुई उसने आम आदमी को खामोश किया था, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपने पूरे संगठन शक्ति को पाताल तक सक्रिय किया। हजारों समर्पित कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ वोटरों के घर घर जाकर उन्हें समझाया, बल्कि वोटिंग के दिन भी टीएमसी की धौंस के सामने सीना तने खड़े थे। लोगों को भरोसा दिलाया कि उनका वोट सुरक्षित है। रैलियां में भीड़ भले ही कुछ भी कह रही हो, लेकिन जब वोटिंग मशीन के सामने लोग खड़े हुए तो संगठन की सुरक्षा कवच ने बिना खौफ के अपनी असली पसंद चुनने की ताकत दी। यह डर का टूटना था जिसने टीएमसी के पूरे तंत्र के धाराशाही कर दिया। केवल शायद एक वक्त के बाद धौंस रसूख पर टिका था। एक बार जब आम आदमी के मन से डर निकल जाता है तो वो लोकतंत्र में बड़ा शक्तिशाली हो जाता है। शायद यह ममता के खिलाफ गया
खिलाफ वैसे मुस्लिम वोटर भी गए हैं। शायद टीएमसी और बंगाल के मुस्लिम वोटरों में दरार आई। देखिए, इस चुनाव में सबसे दिलचस्प और गहरा हिस्सा है और इसे बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। सालों से मुस्लिम वोट बैंक को टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत माना गया, मानो जैसा कि अटूट ताकत हो, इससे हिलाना असंभव था। लेकिन 2026 के चुनावी नतीजे को देखें तो ऐसा लगता है कि समुदाय का एक बड़ा हिस्सा, खासकर जो नौजवान है, वो शायद ममता बनर्जी से आगे बढ़ गया। शायद वो केवल चुनावी नारेबाजी नहीं चाह रहा था, वो अपने बच्चों के लिए मॉडर्न शिक्षा, रोजगार की मांग कर रहा था। कुछ नेताओं ने जिस तरह के बयान दिए, इसका भी असर गया। अल्पसंख्यक वोटरों को लगा कि इमोशनल बातें डराने की राजनीति बरकरार है और बदल नहीं रही है। और कई सारे और पॉलिटिकल मुस्लिम नेता भी निकल कर आए, जिनकी वजह से ममता का वोट छिटक गया। नतीजों को देखकर साफ लगता है कि मुस्लिम वोटर केवल पहचान के बजाय भविष्य और सुरक्षा को अहमियत दे रहा है और अपने नेताओं को चुनने लगा। वो नेता जो पश्चिम बंगाल में नई बाबरी मस्जिद बना रहे थे, क्योंकि उनकी जीत भी बताती है कि बंगाल में मुस्लिम जो आबादी है वो अपने मुसलमान नेताओं को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। और यह भी ममता के लिए एक परेशानी का सबक बना, वैसे ही जैसे भद्रलोक उनका साथ छोड़ गए। बंगाल की राजनीति में भद्रलोक अगर आप नहीं जानते हैं तो बता दें कि उन्हें कहते हैं जो पढ़ा लिखा जागरूक मध्यम वर्ग के हैं और हर बार यही चुनाव का रुख तय करता है। पहले यह वर्ग वामपंथियों के ताकत था, फिर दीदी के पास गया। यह माना जा रहा था कि बीजेपी की सोच और विचारधारा यह वर्ग स्वीकार नहीं करेगा। आम मध्यवर्गीय बंगाली, लेकिन 2026 के नतीजे ने पुरानी सोच पर ताला लगा दिया। इसे देखकर लगता है कि इस बदलाव के पीछे केवल विचारधारा की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के अंदर आ चुकी लापरवाही के खिलाफ गुस्सा था। कोलकाता के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसरों ने जब अपनी आंख से देखा कि शिक्षा और अस्पताल जैसे पवित्र स्थानों पर भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी हो गई, तो शायद उनका ममता से मुंह भंग हो गया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बातें अर्जिकर जैसी घटनाओं ने इस वर्ग के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई। शायद इसी वजह से सिर्फ सरकारी खैरत नहीं चाहिए थी, एक सुरक्षित समाज था जो ममता नहीं दे पा रही थी और इसलिए वो बदलाव की तरफ गए। शायद उन्हें यह लगा कि बंगाल की विश्वविख्यात संस्कृति अब सिंडिकेट राज भी भेंट चढ़ गई। बीजेपी ने इस मुद्दे को सही समय पर पकड़ा, उन्हें उम्मीद दी, एक न्याय व्यवस्था का भरोसा दिया और इसीलिए शायद इस वर्ग ने अपना रास्ता बदल लिया। वैसे ही जैसे ममता के लिए लेफ्ट से मुंह मोड़ लिया था। लेफ्ट ने भी शुरुआत में काम किया, बाद में गुंडागर्दी बदल दिया। टीएमसी में भी शुरुआत में काम किया और बाद में गुंडागर्दी से सबको डराया। इसी वजह से शायद बंगाल के अस्मिता का बीजेपी को रक्षक मान लिया गया और यही वजह शायद है कि अमार बांग्ला ममता का नहीं चला। ममता बनर्जी का सबसे बड़ा राजनीतिक दाव हमेशा से बंगाली अस्मिता था। सालों तक बीजेपी को बाहरी बताकर लोगों को कहा कि हम आपके अमार बांग्ला, इस अमार बांग्ला के नारे ने पिछली बार बहुत काम किया था, लेकिन 2026 के नतीजों को देखकर लगता है कि इस बार बीजेपी ने इस दाव को ममता के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनाया। इसकी एक बहुत बड़ी वजह नज़र आती है कि टीएमसी के अस्मिता वाली राजनीति पिछले कुछ समय से सिर्फ भाषा और संस्कृति पहचान की एक छोटी लड़ाई बनकर रह गई। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने बंगाली पहचान को सांस्कृतिक गर्व, आधुनिक भारत के विकास से जुड़कर पेश किया। बंगाल के महान ऋषियों, क्रांतिकारी महापुरुषों की बात की, जिससे आम बंगाली को एहसास हुआ कि बीजेपी उनकी जड़ों और महान इतिहास का सम्मान कर रही है। और बीजेपी ने भी सुनिश्चित किया कि बीजेपी का कोई भी नेता बंगाल या बंगालियों को लेकर कोई ऐसी बात
ना कहें जो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट कर जाए। ज़्यादा बयानबाजी ना करें। बीजेपी ने बड़े स्मार्टली यह खेल खेला। आपने अगर देखा हो, प्रधानमंत्री ने भी बार बार अपने लोगों को संदेश दिया था, और जब शासन में कमियां दिखे तो लोगों को लगता है कि अस्मिता की बात करना केवल कुर्सी बचाने जैसा है, क्योंकि ममता को मौका नहीं मिला बीजेपी की जुबान से कोई ऐसी बात पकड़ कर हाईलाइट करने का जो बंगालियों की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दे। और इसी वजह से लोग ने महसूस किया कि पहचान के नाम पर ममता तरक्की की दौड़ पीछे छोड़ रही है। लोगों ने इस बार साफ किया, बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए सिर्फ भाषा प्रेम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था और सुरक्षा भी चाहिए जो पूरी दुनिया में फिर से बंगाली गौरव को दिला सके। एक और इसमें बड़ा अच्छा दिलचस्प खेल है, जातीय समीकरण ने भी टीएमसी को पटका है। अक्सर लोग बंगाल की राजनीति का सिर्फ धार्मिक नज़रिए से देखते हैं, लेकिन 2026 की असली कहानी वहाँ के सामाजिक और जातिगत समीकरणों से उल्टा की। मतुआ नाम शूद्र और राजवंशी जैसे बड़े समुदाय ने इस बार बीजेपी को समर्थन दिया, जो इस जीत की बड़ी वजह बना। इन लोगों का काफ़ी समय से यह लगा रहा था कि सिर्फ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनके अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अपनी पहचान, नागरिकता से जुड़े आम अधिकारों की लड़ाई में बीजेपी की बातों में उन्हें ज़्यादा भरोसा दिखा। और इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के बीच भी टीएमसी खिलाफ नाराज चरम पर थी। यह महसूस हुआ कि सबसे सरकारी तंत्र में उनके हक मारे जाते हैं। बीजेपी ने इन वर्गों को मान सम्मान दिया, उनकी ज़मीनी समस्याओं को राजनीतिक केंद्र बनाया। नतीजे साफ लगता है कि यह वर्ग टीएमसी से विमुख हुआ तो पूरा चुनावी संतुलन बिखरा। अब यह लड़ाई केवल धर्म की ही नहीं थी, बल्कि सामाजिक हक सम्मान की थी। बीजेपी ने बंगाल के अछूत कोनों और वर्गों तक अपनी पहचान बनाई, जिन्हें राजनीति में अनदेखा किया जा रहा था। और इस संगठित बदलाव ने चुनावी गणित को बदल दिया और रही सही कसर प्रवासी मजदूरों ने पूरी कर दी। पश्चिम बंगाल में 2026 में टीएमसी की हार में प्रवासी मजदूर का एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। गेम चेंजर है। बंगाल के लाखों युवाओं आज काम की तलाश में दिल्ली, मुंबई, गुजरात राज्यों में जाने को मजबूर हो। यह वह युवा है जो शायद बंगाल में फैक्ट्रियों के ना होने की वजह से बंगाल से बाहर जा रहे हैं। अब यही वजह थी जिस वजह से ममता बनर्जी सरकार में आई थी, क्योंकि बुद्धदेव भट्टाचार्य कई सारी फैक्ट्रियां को ला रहे थे। उस वक्त मजदूरों की ज़मीन जा रही थी। लोगों ने प्रदर्शन किया, लेफ्ट सरकार के खिलाफ ममता को समर्थन दिया। लेकिन जो नई पीढ़ी आई, जब वो मजदूर बनने लगी, मजबूर हो गई, तब शायद उन्हें यह एहसास होने लगा कि विकास के रास्ते बढ़ना भी ज़रूरी है। और चुनाव के वक्त जब ये लोग बड़ी संख्या में अपने गांव लौटे तो अपने साथ एक नया नज़रिया, नई उम्मीद लेकर आए, क्योंकि काफ़ी राज्यों में हो रही तरक्की वहाँ मिल रही है। शानदार मौक़ों को आंखों से देखा है। और जब वापस लौटे तो अपने राज्य की बदहाली, बेरोजगारी और ज़्यादा परेशान करने लगे। परिवार वालों को बताया कि बाकी भारत काफ़ी आगे बढ़ रहा है, बंगाल वहीं टिका पड़ा है। उनके अपने राज्य में संघर्ष है। इन मजदूरों के लिए यह वोट सिर्फ पार्टी को चुनना नहीं था, बल्कि घर में सम्मान के साथ वापस आने की क्रांति की तरफ कदम था। बीजेपी ने इस आर्थिक पीड़ा को भी गहराई से उठाया, डबल इंजन की सरकार बोलकर चुनाव में पेश किया। मजदूरों को इस सोच पर भरोसा लगने लगा और शायद इसी वजह से टीएमसी के विकास के पुराने दावों को उन्होंने छोड़ दिया। पलायन का यह दुख अपने परिवार के पास वापस आने की तरफ से इस बार चुनाव में एक बड़ी जीत दर्ज की है। और इसी वजह से आर्थिक तंगी भी थी। और इसी सवाल है कि क्या आर्थिक तंगी ने बंगाल में ममता को हटाया। देखिए, सच कहे तो आखिर में पेट की
आग, खाली जेब असली हकीकत है। बंगाल में कारखानों की लगातार खराब होती हालत और रोजगार घटते हैं मौक़ों ने लोगों को हताश किया था। बेरोजगारी बढ़ गई थी, पढ़े लिखे युवा परेशान थे, भविष्य संकट में था। ऊपर से स्थानीय स्तर पर होने वाले कट मनी के करप्शन ने आम आदमी को परेशान कर रखा था। हर सरकारी काम के लिए कमीशन देना पड़ रहा था, बर्दाश्त के बाहर हो गया था। बीजेपी ने आर्थिक परेशानी, लोगों का गुस्सा को ताकत बनाया। बड़े उद्योग और नई नौकरियां का एक सपना दिखाया और इस सपने पर शायद लोगों ने यकीन कर लिया। कम से कम नतीजे यह कहते हैं, शायद लोगों को यकीन हुआ कि सरकारी राशन या थोड़ी मदद से काम नहीं चलेगा। लोगों को एक सिस्टम चाहिए जो कमाई के नए रास्ते खोले, बंगाल को औद्योगिक पावर हाउस बनाए। युवा वर्ग इस पुरानी बातों के बजाय ठोस काम की तलाश में इस बार चाह रहा था और उन्हें जब विकल्प दिखा, सराखों पे बिठा लिया। 200 प्लस से सीट बीजेपी के हाथ में डाल दिया। 15 साल के ताबूत में आखिरी किला ठोकी। हालांकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक सरकार बनने के बावजूद बंगाल की नई सरकार के सामने चुनौतियां हैं। बंगाल में बीजेपी ने टीएमसी को हटाकर परिवर्तन तो कर दिया, विजय का शंखनाद कर दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जमीन पर कमल खिला दिया, लेकिन बंगाल की मुसीबतें रातों रात खत्म नहीं होगी। नई सरकार के सामने जो सबसे बड़ा पहाड़ है वो बंगाल की पूरी अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान करना, बंद पड़े कारखानों को फिर से शुरुआत करना, लाखों युवाओं को उनके अपने राज्य में काम देना, यह सबसे बड़ी चुनौती होगी। सालों से चले आ रहे सिंडिकेट राज्य, भ्रष्टाचार के जहरीले जाल को साफ करना, पूरे सरकारी सिस्टम में लोगों को खोया हुआ भरोसा जगाना, यह आसान काम नहीं है। कानून और व्यवस्था को इस तरह सुधारना कि आम आदमी खुद को सुरक्षित महसूस करे, बाहर के निवेशक बंगाल की ओर आए, यह बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है बीजेपी के लिए।